इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 5। हम कल इसमें लेक्चर नंबर 4 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कुछ प्रॉपर्टी मैंने करा दी थी, कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी, उससे आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा तो देखो मैंने 6 प्रॉपर्टी करा दी थी आपको, 7 प्रॉपर्टी पढ़ना है ना। 6 प्रॉपर्टी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर नंबर 4 में। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टियां। तो इसकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है 12th में, कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। वाई? क्यों नहीं करती है ना। तो पहली तो प्रॉपर्टी एक बात समझ लीजिए, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और पूछता है क्यों नहीं करती हैं, तो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे जरा समझो। देखो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ाई थी, आपको वो प्रॉपर्टी याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये टेंजेंट उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये समझा सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो जैसे हम पहले लेट कर लेंगे कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हम लेट कर लेंगे कि अगर इंटरसेक्ट करें, अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करें, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गई, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, और ये इस वाले पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने लेट कर लिया कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, मान लो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये बताओ क्या ये टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रॉ किया, इस लाइन के लिए ड्रॉ किया, ठीक है, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है? नहीं। तो अगर इस सेकंड लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो गए, 2। इस लाइन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया ये, और इस पॉइंट पर ही, इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही इस वाली लाइन के लिए दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट 2 हो गए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर 2 रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, एक ये हो गई। तो देखो एक पॉइंट पर एक ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। एक पॉइंट पर केवल हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर सकते हैं, वो एक ही शो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हैं, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है कि 2 रिजल्टेंट होंगे एक ही पॉइंट पर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हम यही लिख देंगे इसमें। समझ में आया आपको? ये इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो वो इसको लिखेंगे कैसे, वो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं। देखो मैंने लिख दी आपकी प्रॉपर्टी कि 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। फिर आंसर लिख रहे हैं, इफ रीजन लिख रहे हैं, इफ 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 टेंजेंट्स, इट मींस that there are 2 value of resultant electric field at that point, which is not possible. इसीलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो गई, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी इजी है। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी कंडक्टर है फॉर एनी शेप एंड एनी साइज, है ना, कंडक्टर, है ना, इंसुलेटर नहीं, कंडक्टिंग बॉडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडक्टर, एनी शेप का है और एनी साइज का है। तो उस कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। कोई भी कंडक्टर है तो उसके सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ये प्रॉपर्टी है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होती है, उसका कॉज बताओ। तो अगर आप इसका कॉज बताना चाहें तो आप इसका कॉज भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है। तो देखो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर लेट कर लें कि पहले तो एक बात बताऊं, जैसे कोई चार्ज कंडक्टर है, जैसे स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, पहले मैं प्रॉपर्टी बता दूं, ये कोई स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, इस कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो प्रॉपर्टी पड़ी हो, किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये कंडक्टर है, इसके सरफेस पर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया आउटर सरफेस पर, है ना। ये मैंने कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टी में जब चार्ज की प्रॉपर्टी थी उसमें पढ़ाया था। इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं लेकिन गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा कि किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं ना, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी अल्पलाली सोच लो, सुन लो, ये कोई कंडक्टर है, इसको चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर है। ये स्फेरिकल कंडक्टर माना है मैंने, कैसा माना है, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है भाई। ये स्फेरिकल कंडक्टर लिख देता हूँ, ये स्फेरिकल कंडक्टर होना चाहिए, वैसे किसी भी शेप का कंडक्टर हो, कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। और अवे क्यों बना है कि पॉजिटिव चार्ज से अवे तो होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, अवे, तो अवे बनाएंगे सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, है ना, ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी ऐसे। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ पर 0 है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसीलिए इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाएंगे। इस चीज को भी प्रूव करेंगे हम गॉस लॉ में कि इनसाइड द कोई स्फेरिकल सेल हो, सॉलिड कंडक्टर स्फीयर हो, चार्ज देंगे तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रहेगा। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, इसके इनसाइड सेंटर पर कहीं भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ नहीं होती हैं, ठीक है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे थे। पहले इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं कि किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो कैसे एक्सप्लेन करें भाई, तो थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लेते हैं कि सपोज कर लो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है ना। ये कंसीडर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। जैसे मैंने ये कंडक्टर मान लिया, ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ना होके ऐसे है, है ना। क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, नहीं भाई। सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो एक प्रॉपर्टी तो मालूम होगी आपको, मैथमेटिक्स में होती है। जैसे स्फेरिकल शेप है तो इसके सेंटर से जो भी लाइन पास होगी, जैसे ये लाइन, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सेंटर से जानी चाहिए। जैसे ये लाइन है, अगर इसको हम पीछे की तरफ बैक करें तो ये सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से पास होती है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है। अगर जैसे ये लाइन है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो इसको अगर हम मीट कराएं पीछे और सेंटर से पास होती है, स्फीयर के सेंटर से पास होती है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्या ये वाली लाइन अगर मैं ऐसे बना देता, ये लाइन मैंने ऐसे बना दी, क्या ये इसको पीछे की तरफ हम बढ़ा रहे हैं तो क्या सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास नहीं हो रही, तो दैट मींस ये लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो देखो ये लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। ये एज्यूम कर लिया कि कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, है ना, चेक करना चाहते हैं। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है ना, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो मैंने लेट कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल से जैसे। तो अभी बताओ, अगर हम ये ऐसे हैं तो इसका अगर हम कंपोनेंट करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट करें जानते हैं कहाँ से करते हैं, टेल से। तो मैंने ये वाला कंपोनेंट किया एक, ये देखो ये वाला,
ठीक है, मैंने कंपोनेंट कर लिया। तो कंपोनेंट देखो करेंगे तो ये थीटा होगा, तो ये वाला कितना होगा ई डैश मान लेता हूँ इसे। वैसे कंपोनेंट कितना होगा पहले वो लिख लेता हूँ, ई कॉस थीटा। ये भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई डैश। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ। और ये कंपोनेंट कौन सा है? इस कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल है ये कंपोनेंट। कैसा है? तो देखो ये सरफेस हो गया, सरफेस के ये पैरेलल ही तो हो गया ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है, इस ई का कुछ पार्ट है, ये सरफेस के कैसे है? पैरेलल है। तो इस सरफेस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बात बताओ, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। पॉइंट चार्ज तो कंडक्टर में मूव नहीं करता एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एयर में थोड़ी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, है ना, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मालूम है ना आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करेगा। एक पॉइंट ये बात मालूम है आपको, एक पॉइंट ये वाली बात। दूसरा पॉइंट मैं इसमें बताऊं तो दूसरा पॉइंट मैं इसे बता रहा हूं, एक पॉइंट ये बात मालूम। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होती है। दैट मीन्स इसको आप हाई पोटेंशियल कह सकते हो और इसे लो पोटेंशियल कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, ये वाली। तो इधर की तरफ हाई पोटेंशियल होगा, है ना, और इधर की तरफ लो पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो देखो ये लो कंडक्टर के सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, समझ में आपको? और लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन चलने लगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चलने लगा, तो सरफेस पर एक चार्ज का मूवमेंट है कि नहीं? सरफेस पर चार्ज का मूवमेंट है और चार्ज मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज मूव करने लगा सरफेस पर, और सरफेस पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करती है। करंट किसे कहते हैं? फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। नेट फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट करंट, नेट फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो देखो जब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सरफेस के पैरेलल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा जो कंडक्टर के अंदर है, और वो मूव करने लगेगा सरफेस पर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पढ़ाया ना पीछे हमने। और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस पर, तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगी सरफेस पर। और इक्विलिब्रियम कंडीशंस में कंडक्टर के सरफेस पर कोई करंट फ्लो नहीं कर सकती। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका इस सरफेस पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, पॉसिबली नहीं करंट फ्लो करना। अरे कोई सोर्स थोड़ी लगाया है, समझ में आया आपको? तो उस कंडीशंस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है तो सरफेस पर करंट फ्लो करने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के कैसा होता है? परपेंडिकुलर। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो इसका अगर आप कंपोनेंट करोगे, ये कंपोनेंट किया है ऐसे, कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? कॉस 90 डिग्री, तो जीरो आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल, इस सरफेस के कंडक्टिंग सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर जीरो होगा, दैट मींस पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपका वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। हम जानते हैं कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है? जब वो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। जब पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो मूव नहीं करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो नेट चार्ज फ्लो जीरो होगा और कोई कंडक्ट नहीं होगा सरफेस पर। आया? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी तब भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। जैसे ये है सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे,
तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये रहा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए मीडियम की जरूरत है। इधर तो एयर है ना आपकी, इधर तो एयर है ना, तो कंडक्ट नहीं करेगी बेटा। सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो सरफेस पर कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी, सरफेस के पर कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी। चला करें, लेकिन अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो कि किसी एंगल से होगा तो जो सरफेस के पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और सरफेस पर करंट कंडक्ट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता इक्विलिब्रियम कंडीशंस में। हम ये आंसर लिख देंगे। समझ में आया? अरे आ रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो उसकी वजह बनेगी ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पॉइंट थी। और करंट लक्सटी वाला जब हम करंट फ्लो कब करता है, जब हम सेकंड में पढ़ाएंगे तब। लेकिन आंसर यही है। देखो इसको मैं लिख देता हूं आपका, ठीक है। देखो मैंने प्रॉपर्टी लिख दी, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये ध्यान रखना, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। रीजन, इफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, जैसे ये वाला कि अगर सपोज कर लो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी नहीं है, नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, जैसे ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है ऐसे। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस, तो इसका कंपोनेंट करना इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल टू द सरफेस, ये वाला। वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन टू मूव, क्या बनेगा? कॉज हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन मूव करने का। एंड वुड सेट अप अ करंट ऑन अ सरफेस, वुड सेट अप अ करंट ऑन द सरफेस, बट नो करंट फ्लो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब तक हम कोई सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, करंट बैटरी वगैरह सेल वगैरह नहीं लगाएंगे, तब तक कंडक्टर में चार्ज फ्लो करंट फ्लो नहीं करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आए तो हम लिख सकते हैं बट नो करंट फ्लो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। समझ में आया? तो करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन अगर आप ऐसे होगा तो करंट फ्लो करने लगेगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। और पॉसिबल नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे नहीं हो सकती? ऐसे नहीं हो सकती। कैसे होगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो जो इस सरफेस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो जीरो है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो है तो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो सरफेस के अकॉर्डिंग सरफेस पर करंट कंडक्ट नहीं करेगी, जो सही है। तो सही है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे कैसे बनाई है मैंने? परपेंडिकुलर बनाई है। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, रीजन दे दिया मैंने आपको, कॉज दिया है, ठीक है। अगली देखो, अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है। नाइन्थ प्रॉपर्टी, ये नाइन्थ प्रॉपर्टी ये मैं पढ़ा चुका हूं वैसे आपको पीछे, और इसका एक्सप्लेनेशन हम दे पाएंगे, इसका कॉज दे पाएंगे जब हम गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पढ़ लेंगे तब। अब बस केवल एक प्रॉपर्टी के रूप में बता देता हूं मैं आपको कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को, पहली बात तो मैं ये सब चीज कंडक्टर के लिए बोल रहा हूं, है ना। किसी भी कंडक्टर, चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो चाहे हॉलो कंडक्टर हो, है ना, हॉलो हो, हॉलो स्फेरिकल सेल हो, सॉलिड कंडक्टर हो। तो जैसे ये मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, ऐसे ये सॉलिड कंडक्टर है आपका, है ना, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। एक मैंने हॉलो स्फेरिकल सेल ले लिया है, हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, या ऐसे हॉलो उठा दो स्फेरिकल सेल। सेल का मतलब ही आपका क्या होता है? हॉलो, है ना। अगर हम किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज देते ना, अगर हम कंडक्टर को चार्ज करें, चाहे आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हो तो सारा के सारा चार्ज ऑटोमेटिकली अपने आप इटसेल्फ कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, आउटर सरफेस पर रिजाइड्स होता है। तो सारा चार्ज सरफेस पर ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है? और इसका आंसर जानना चाहते हैं तो इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? गॉस लॉ के बारे में जानकारी होगी, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो गॉस लॉ में वैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर, यहाँ पर भी कंडक्टर बोल रहा हूं, तो सारा चार्ज इसमें भी देते हैं, तो सारा चार्ज आपका आउटर सरफेस पे रहता है, इस सरफेस पे, है ना। तो देखो अगर ऐसा है तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कितना रहता है? इनसाइड द कंडक्टर
कंडक्टर के इनसाइड, कंडक्टर है ना, इनसाइड ही कंडक्टर। अगर हम इनसाइड ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो चार्ज इनसाइड कितना होता है, 0। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग के मटेरियल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है ना। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। लेकिन एक ध्यान रखना, देखो ये तो आपका कंडक्टर है, सॉलिड है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसमें तुम अगर चार्ज यहाँ पे भी दे दोगे ना, अंदर भी, तो सारा चार्ज अपने आप ऑटोमेटिक फ्लो करके नहीं सरफेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका हॉलो एयर, और एयर में चार्ज कंडक्ट नहीं करता, इंसुलेटर होती है एयर। तो अगर तुम यहाँ पर अगर एक चार्ज रख दोगे अलग से एक सेंटर पे चार्ज रख दिया, तो अब जानते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज। आया, इस चार्ज की वजह से तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इनसाइड। तो मैं इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रख रहे, ये ध्यान रखना, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा अलग से सर। लेकिन इसमें तुम चार्ज रखोगे, सेंटर पर दे दोगे, तो सारा चार्ज अपने आप ही ऑटोमेटिक सरफेस पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग है ना, ये आपका कंडक्टर ना, पूरा मटेरियल है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं, तो हम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं मान रहे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये ध्यान रख रहे हो तो चार्ज मैंने केवल सरफेस कंडक्टर को दिया है, इस स्फेरिकल सेल को दिया है, तो सारा चार्ज स्फेरिकल सरफेस के आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इनसाइड ये कंडक्टर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 है ना। एक छोटी सी बात और बताऊं, इसमें डायरेक्टली बता देता हूं आपको, बहुत ही बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं कि ये जो स्फेरिकल सेल है, इसको अगर हम ऐसे बना रहे हैं, इसकी थिकनेस दिखा देते हैं, ऐसे हॉलो ही है, बस हमने देखो इसकी पतली, इसकी थिकनेस कैसी है, नेग्लिजिबल। अब इसकी यही वाली थिकनेस को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, मोटा कर दिया, ये थिकनेस दिखा दी। तो ये क्या चीज है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है ना। तो इस कंडक्टर के इनसाइड, इस जगह पर कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस जगह पर आपका कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक पॉइंट पे बता रहा हूं कि इस अगर स्फेरिकल सेल को चार्ज दिया है, तो इसके इनसाइड अगर ये स्फेरिकल सेल है, हॉलो है, यहाँ अंदर कोई चार्ज प्लेस नहीं है, चार्ज केवल सरफेस पर है, तो इसके इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। एक प्रॉपर्टी ये है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि कोई कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल, इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड, दैट मींस यहाँ जैसे ये पूरा सॉलिड कंडक्टर, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहती है। ये दो प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए आप यहाँ, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी समझिए। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी स्केच नहीं होती। इसीलिए जैसे ये कंडक्टर था हमारा, ये कंडक्टर है, मान लो हॉलो स्फेरिकल सेल है, और चार्ज केवल हमने सरफेस पे दिया, इनसाइड कोई चार्ज नहीं रखा है, और चार्ज अंदर कोई नहीं रखा, तो आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फेरिकल सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगी। ऐसे बना दी, गलत हो गई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एक दूसरा, जैसे अगर हम एक क्या ले लेते हैं, जैसे ये एक मैंने कंडक्टिंग वायर ले लिया है ना, ऐसे एक थिन कंडक्टिंग वायर ले लिया, ऐसे कंडक्टिंग वायर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा है ना, ये मोटा बना दिया, काफी सिलेंडर जैसा लग रहा है, सिलेंडर नहीं है, कंडक्टिंग वायर लिया है, ठीक है, एक थिन वायर ऐसे, और इसमें पॉजिटिव चार्ज दे दिया ऐसे। तो ये तो ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है ना, और कंडक्टर है तो सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा, बना दिया ऐसे, ठीक है। तो इनसाइड ये कंडक्टिंग मटेरियल जो है आपका, ये वाला कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इस जगह पर कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0, और 0 होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। तो देखो ऐसे आप ऐसे दिखा सकते हो, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे पॉजिटिव चार्ज से अवे, इधर भी दिखा सकते हो पॉजिटिव चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन,
थिन वायर के लिए, ये क्या चीज है, थिन वायर है ना, थिन कंडक्टिंग वायर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं उसमें देख लेते हैं। कट रहा है लगभग, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये थिन कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे इस थिन कंडक्टर में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है तो अंदर एंटर नहीं करेंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी कंडक्टर के इनसाइड, ठीक है। क्योंकि इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। सर क्यों होती है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देंगे गॉस लॉ में। हम गॉस लॉ पढ़ने के बाद ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, अभी इतना ही सुन लो आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे स्केच कर दो, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है ना, इसीलिए ऐसे केवल दो टर्मिनल, जैसे ये वायर है तो ऐसे थोड़ी ऐसे और ऐसे, इधर भी होगी ऐसे, इधर भी होगी ऐसे, पॉजिटिव चार्ज से अवे 3D है ना, ऐसे देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गई पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से बना नहीं सकते तो केवल इतनी बना सकते हम कंडक्टिंग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थिन कंडक्टिंग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन ये ध्यान रखना कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, इसीलिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी स्केच नहीं करेंगे, ये पॉइंट है बस केवल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको, फिर देखते हैं आगे, ठीक है भाई। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, अ सॉलिड मेटल स्फीयर, देखो इस पर ध्यान दो, मेटल मतलब कंडक्टर, ऑल मेटलिक बॉडी हर कंडक्टर में आती है, ह्यूमन बॉडी कंडक्टर में आती है, अर्थ कंडक्टर में आता है, ग्रेफाइट रॉड्स कंडक्टर में आती है ना। तो अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, इसमें प्लेस किया, विच ऑफ द लाइंस ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये बी वाली लाइन है, ये वाली, शोज द करेक्ट पाथ एंड वाई, ए बी सी डी लाइन में से कौन सी लाइंस करेक्ट पाथ शो कर रही है और क्यों कर रही है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखो पहली लाइन करेक्ट है क्या, और दूसरा ये स्फीयर कैसा है, ये वाला स्फीयर जो है सॉलिड मेटल्स का है, सॉलिड मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर। अभी हमने देखो दो प्रॉपर्टियां पढ़ी, एक इनसाइड दी मेटल स्फीयर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इन्हीं दो पॉइंटों को हम चेक करेंगे। तो देखो क्या ये वाली लाइन इलेक्ट्रिक इस मेटल स्फीयर के अंदर एंटर कर रही है, नहीं कर रही, ये तो सही है। बट क्या ये लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ये लाइंस अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो सेंटर से पास नहीं हो रही। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए इस मेटलिक स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, दैट मींस ये रॉन्ग है। तो ए तो रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग है, क्योंकि ये एंटर कर गई, एंटर ही कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल स्फीयर के इनसाइड, तो इसीलिए ये भी रॉन्ग है। सी वाला देखें तो सी वाला सरफेस के परपेंडिकुलर तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस से परपेंडिकुलर एंटर कर रही है, उस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है, परपेंडिकुलर तो, लेकिन एंटर कर गई इनसाइड। इनसाइड ये देखो अंदर स्फीयर के इनसाइड एंटर कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जबकि इनसाइड द मेटल स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, और जबकि ये एंटर कर गई, इसीलिए ये भी रॉन्ग है। तो ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग। डी ना तो ये एंटर कर रही है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डी वाली, और सरफेस के एंटर करते समय परपेंडिकुलर है कि नहीं, और लीव करते समय भी परपेंडिकुलर है, एंटर करते समय परपेंडिकुलर है और लीव करते समय भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसको पीछे बढ़ाएंगे इस वाली लाइन को, देखो ये ऐसे ये जगह पर परपेंडिकुलर टेंजेंट तो करें, थोड़ा सा टेंजेंट ऐसे इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए डी वाली करेक्ट लाइन है, ठीक है, डी वाली करेक्ट लाइन है, इसीलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। हम लिखेंगे कैसे, इसे लिख देते हैं हम, देखो मैंने इसका आंसर लिख दिया, लाइन डी shows the correct path because in this case the lines of force does not exist inside the solid metallic conductors, and lines touch the surface of the metal sphere at 90 degree, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिखता हूं, फिर उसका आंसर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने एक और, एक पॉइंट चार्ज है प्लस के क्यू इज कैप्ड इन द विसिनिटी, मतलब विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, अनचार्ज कंडक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग तो है, ये अनचार्ज भी है, ये भी ध्यान रखना है, अनचार्ज है, चार्ज नहीं है, कंडक्टिंग प्लेट, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड प्लेट,
तो वो एक तो इसमें आपको इंडक्शन आना चाहिए, है ना। अगर ये अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे 1 2 3 4, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ऐसे। अनचार्ज थी ना, ठीक है। अनचार्ज का मतलब जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज 0 है। तो ये पॉजिटिव चार्ज रखेंगे इसके आसपास, तो ये नेगेटिव को खींचेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। एक दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके मटेरियल के इनसाइड, दैट मींस यहाँ मटेरियल के इनसाइड इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करेंगे इसके अंदर। एक दूसरा, सरफेस के कंडक्टिंग सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, कंडक्टिंग सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है ना। तो ये सब चीज पे ध्यान रखना है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल लो भाई, कि ये पॉजिटिव चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज है ना ये, तो इससे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये नेगेटिव चार्ज इसमें एंटर करेगी। फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकली, तो ये जो एंटर करते समय ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए वो सरफेस के, इस कंडक्टिंग सरफेस के, सरफेस हो गया कंडक्टिंग का, कंडक्टिंग प्लेट का, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे। ऐसे ये एंटर करते समय ये सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे ये वाली सरफेस के एंटर करते समय परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एंटर करते समय ये सरफेस के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये इस तरह से बना हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये प्लस के क्यू ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज से अभी ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से अवे, अच्छा ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे कर दिया, और नेगेटिव चार्ज के 2 वर्ड्स होता है, तो नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही हैं, लेकिन सरफेस के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर एंटर नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से निकल जाएंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे। ये आप दिखा सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करी, और ये पॉजिटिव चार्ज से अलग है। तो देखो मैंने ये कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच कर दी। ये ध्यान रखना, यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मत बना देना, ठीक है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एक, लेकिन इसमें एक फिगर और बन सकता है, क्या? अगर हम इसको अर्थ कर देते, इसी प्लेट को अगर हम अर्थ कर देते ऐसे, है ना, तो जानते हो ये वाला जो चार्ज है, इस वाले नेगेटिव चार्ज को, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करके रखेगा, बाउंड चार्ज हो गया। लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो आप पीछे का अर्थिंग का केस याद करिए, यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू आकर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसे कर सकते हो, या ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा। और जब ये चार्ज लीक कर गया तो ये चार्ज हट गया यहाँ से, और अगर ये चार्ज हट गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हट जाएंगी आपकी, ऐसे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हट जाएंगी। अगर अर्थ को अर्थिंग कर देंगे तो स्केच ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? तो देखो, अगर अर्थ कर देंगे तो हम इतना स्केच करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में लीक कर गया, या इलेक्ट्रॉन आए उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। और नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं किया, समझा, वो बाउंड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ने उसको क्या कर रखा है, अटैक कर रखा है। जो पॉइंट चार्ज रखा है ना, इसके बगल में ये वाला, इस पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अटैक कर रखा है, इसलिए ये अर्थ में लीक आउट नहीं करेगा, ठीक है भाई। देखो, ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। चलो आगे देखते हैं, अभी इसकी 2 प्रॉपर्टी और बढ़ी हैं, उन्हें और पढ़ाते हैं। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है ये। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, दोनों प्लस प्लस के चार्जेस हैं। फॉर Q1 एंड Q2 इक्वल, अगर फॉर Q1 और Q2 इक्वल हो, एक क्वेश्चन। दूसरा है कि एंड Q1 बड़ा हो Q2, तो Q2 से सेपरेट बाई डिस्टेंस दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच करें। तो 2 क्वेश्चन, एक है, 2 हैं। देखो, हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ जब Q1 और Q2 बराबर है ना, तो देखो 2 पॉइंट चार्ज ना लो, 1 पॉइंट चार्ज ये रहा और 1 पॉइंट चार्ज ये रहा, थोड़ा सा दूर नहीं ना, ये Q1 है, ये Q2, ठीक है। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच करिए। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव करेंगी। तो कैसे बनाएंगे, तो एक छोटा सा पॉइंट बताओ मेरे को पहले, कि अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, मींस ये भी Q, ये भी Q,
Q1 और Q2 इक्वल हैं, दैट मींस Q है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है? तो मिड पॉइंट पर। अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, Q1 Q2 इक्वल है, तो मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। और ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। तो N इज अ न्यूट्रल पॉइंट। जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो तो उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। और जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्केच नहीं करते हैं। एक दूसरा, एक तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है बनाते समय, एक है ना। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से लीव करती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। स्केच करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या नहीं करनी चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। और चौथा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी ये वाला फॉर्म याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस बात का भी ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इससे जितनी लाइंस लीव करेंगी, 10 लीव कर रही हैं, तो इससे में से भी 10 लीव करनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, उससे लीव करने वाली या एंटर करने वाली लाइंस भी ज्यादा। चार्ज कम तो लाइंस भी कैसी? कम। ये प्रॉपर्टी याद है आपको। ये चार प्रॉपर्टी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखो इसमें हम ये वाला केस कर रहे हैं, Q1 Q2 बराबर है और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसमें हम एक पहले तो न्यूट्रल पॉइंट ना लें, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होगी। एक दूसरा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए ना, तो देखो ऐसे एक पॉजिटिव साइन ऐसे, लेकिन इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इधर की तरफ जाएंगी तो कहाँ पे टच करेंगी? न्यूट्रल पॉइंट पे जाके टच करेंगी, चलिए नहीं बनाया। और एक आप ऐसे बना लें क्रॉस, ठीक है। ऐसे इधर की तरफ बना लें, पहले एक ऐसे बना लें पॉजिटिव साइन जैसा, और यहाँ पे इधर की तरफ नहीं बनाया मैंने, ठीक है। ये डैश बनाई है उसके बाद, और एक क्रॉस बना लें और इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, इसको भी थोड़ा सा मोटा कर देंगे ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं आपकी पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है ना, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इधर से इधर नहीं जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आएंगे, है ना, और इसके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आएंगे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव स्टार्ट करती है, नेगेटिव में एंटर कर जाती है। लेकिन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी इधर की तरफ बनाएंगे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी इधर की तरफ बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, जरा देख लो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, लेकिन ये ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आप ऐसे मत कर देना, ऐसे कर दो ऐसे। तो देखो इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी ना, गलत हो गई, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ाओगे तो आप इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना, समझ में आया। ऐसे ही इसको आप इस तरीके से करो, इसको आप इस तरीके से करो, है ना। और ये न्यूट्रल पॉइंट देखो डेड डैश लाइन खींच लो, न्यूट्रल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे आप ऐसे करो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इसके ऐसे पैरेलल ले जाओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और निकाल लो ऐसे, है ना, ऐसे। लेकिन ये ध्यान रखना ये इंटरसेक्ट यहाँ पर भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे ना। देखो थोड़ा सा और मोटा कर दो इसको ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लिख दो ये प्लस का Q1 है ना, Q1। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं? अवे, तो अवे कर दो ऐसे, है ना। अवे एरो बनाना जरूरी है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ तो ये सबसे पहले तो आप ये वाले बना दो पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ये बना दो आप, और एक लाइन आप और निकालो ऐसे ले जाओ, एक लाइन और निकालो ऐसे, और इसको थोड़ा सा मोटा करके नहीं ऐसे, और ये लिख दो Q प्लस का। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे ऐसे, है ना। ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, दैट मींस यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 0, मिड पॉइंट पर होगा, ठीक है। एक दूसरा काउंटिंग भी बराबर होनी चाहिए। इससे कितनी लाइन देखो ये Q1 Q2 इक्वल है, आपके इक्वल है, तो जितनी चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं उस उतनी इतनी काउंटिंग कर लो, यहाँ से काउंट कर लो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बनाई है इसमें। ऐसे यहाँ से कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, लीव करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इक्वल होनी चाहिए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। तो देखो ये इसकी डैश डैश कर रखा है, इसके ये पैरेलल कर देंगे ऐसे ये इंटरसेक्ट नहीं करें तो इसके डैश डैश कर रखा है, इसके पैरेलल कर देंगे, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आपको ये Q1 Q2 बराबर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऐसे स्केच करते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ चले, अगर Q1 Q2 बराबर ना हो, दूसरा देखते हैं सेकंड डायग्राम। तो देखो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड कह रहे हैं कि इफ ये Q1 बड़ा है Q2 से, तो इसमें देखो इसमें बाकी के सारे पॉइंट सेम रहेंगे, बट अगर याद करो ये प्लस के Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और Q1 बड़ा है Q2 से, तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है? तो छोटे चार्ज के पास लाइन जॉइनिंग पर लाई करने वाला एक पॉइंट, और दोनों चार्ज के बिटवीन, तो दोनों चार्ज के बिटवीन छोटे चार्ज के पास वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। मिड पॉइंट पे नहीं आता, बाकी के सारे पॉइंट जो उसमें थे वो इसमें हैं। ठीक है, वो सब चीज ध्यान रखेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं। तो देखो एक मैंने ये बना दिया प्लस के Q1 चार्ज और एक बना दिया मैंने ये प्लस के Q2 चार्ज। इन दोनों की लाइन जॉइनिंग कर ली और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो D है ना, इसके और इस चार्ज के बीच की सेपरेशन D है। ठीक है, अब ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q2 छोटा है तो ये न्यूट्रल पॉइंट बना देंगे पहले हम Q2 के पास, मिड पॉइंट पर नहीं आएगा, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसमें मिड पॉइंट पर है, इसमें मिड पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर निकलेंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर निकलेंगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा लीव करेंगी, और इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम लीव करेंगी। ठीक है, तो देखो इसमें हम फिर वही बना लें, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे, फिर एक क्रॉस बना लेते हैं, है ना, ऐसे इसमें बना लेते हैं, एक पॉजिटिव बना लिया और एक क्रॉस बना लिया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो देखो इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको आप ऐसे, इसको आगे ऐसे। इसमें और दिखा दें तो ये इस तरीके से दिखा दें, है ना, और इसको थोड़ा सा मोटा कर दो जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करें, ज्यादा मोटा भी नहीं, इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई नहीं दे वहां पर भी। ठीक है, ऐसे। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे कर दो ऐसे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, इसे लिख दो ये Q1 चार्ज है भाई, पॉजिटिव Q1 चार्ज। ऐसे इसको बना दो तो ये पॉजिटिव चार्ज से अवे ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे, है ना, ये डेल डैश, ये डेल डैश। ये भी पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा सा हल्का सा मोटा करके ये Q2, और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। काउंटिंग करके देखें तो इससे ज्यादा लाइंस लीव करनी चाहिए क्योंकि Q1 बड़ा है, तो काउंटिंग कर लो। मैंने देखो 2 एक्स्ट्रा बना दी थी ना इसमें, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7, इसमें 9, तो Q1 बड़ा है Q2 से। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस का भी ध्यान रखना है आपको, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए इस बात का भी ध्यान रखना है। नल पॉइंट कहाँ पर होगा आपका, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर 0 होगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। समझ में आया आपको? तो देखो, और प्लस से दोनों से पॉजिटिव चार्ज, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्केच कर सकते हैं, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टियां थी ये कंप्लीट हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या आती है, ये एक्सप्लेन कंप्लीट हो गई। कल देखते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल एंड उसकी आगे वाले पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं उसको। थैंक यू बेटा।